हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग बहुत बढ़िया से होंगे गाइस। तो पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था कि सेक्शन 148A का नोटिस आता क्यों है, किस लिए डिपार्टमेंट ये नोटिस जारी करता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कि 148A के नोटिस का आप लोगों ने रिप्लाई किस तरीके से करना है। अगर बेसिक आप लोगों को पता होगा ना कि सेक्शन 148A का नोटिस है क्या, तो रिप्लाई आप लोग बहुत इजीली और मजेदार तरीके से ड्राफ्ट कर पाएंगे। आप देखिए, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि 148A का जो नोटिस है, मैंने पहले भी बताया था, ये कोई डिमांड नोटिस नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि आप लोगों के ऊपर कोई डिमांड क्रिएट की जा रही है। 148A का नोटिस क्यों आता है, ताकि डिपार्टमेंट आपसे पूछ सके कि क्यों ना हम आपके ऊपर प्रोसीडिंग्स लगा दें असेसमेंट प्रोसीजर की। असेसमेंट प्रोसीजर क्यों ना किया जाए आप लोगों के ऊपर। हम लोगों को ये डिस्क्रिपेंसीज मिली हैं, तो क्या आपके पास इन डिस्क्रिपेंसीज का कोई जवाब है। अगर नहीं है तो हमें इसका मतलब आप लोगों के ऊपर असेसमेंट जो है वो कर देनी चाहिए सेक्शन 147 की। क्लियर हो गई मेरी बात। हाँ जी मैम, समझ में आ गया। अब देखिए, जब आपने वो डिस्क्रिपेंसीज पढ़ ली, जो भी डिस्क्रिपेंसीज डिपार्टमेंट ने दी हैं, आप सबसे पहले बड़े ध्यान से इन डिस्क्रिपेंसीज को पढ़ेंगे कि क्या क्या कमियां डिपार्टमेंट को दिखी हैं। अब आप अपना एक टारगेट डिसाइड करेंगे, एक मोटो डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से आपने 148A का रिप्लाई देना है। अब आपका रिप्लाई जो है ना बहुत बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि जो 148A का रिप्लाई है ना, वो सिर्फ एक रिप्लाई नहीं होता। इसमें हम डिपार्टमेंट को, असेसिंग ऑफिसर को कन्विंस करते हैं कि हमारा केस सुटेबल नहीं है 148 पे जाने के लिए। हम लोगों के ऊपर ये सेक्शन नहीं लगना चाहिए, इसका नोटिस नहीं आना चाहिए आगे 148 का। बट अगर आप लोगों के 148A की रिप्लाई से ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो वो नोटिस दे देगा अंडर सेक्शन 148, ताकि वो 147 की असेसमेंट आप लोगों के ऊपर कर सके। क्लियर। अब मैम आपने बोला कि मोटिव हमारा एक सेट होना चाहिए, तो वो मोटिव क्या है। देखिए, जब आपने अपनी डिस्क्रिपेंसीज देख ली, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आप किस बेस पे अपना रिप्लाई करना चाहते हैं। सबसे पहला बेस आपका क्या हो सकता है कि कोई भी इनकम ऐसी नहीं है जिसके ऊपर टैक्स लगता हो। नो इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट, यानी कोई भी ऐसी इनकम नहीं है जिसके ऊपर हमने जो इनकम टैक्स है उसको एस्केप किया हो। ठीक है। दूसरा आपका टारगेट क्या हो सकता है, आपने असेसिंग ऑफिसर को क्या प्रूव करना है कि जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है डिपार्टमेंट के पास वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है। यानी हम ये कह रहे हैं डिपार्टमेंट को कि जो इन्फॉर्मेशन है वो ही आपकी इनकरेक्ट है। एक बेस तो लेके चलना पड़ेगा ना। आप बेस क्या ले रहे हो, क्या ले रहे हो कि आपकी जो इनकम है उसमें आपने कोई एस्केप नहीं किया है, या फिर जो इन्फॉर्मेशन है उस वो ही फैक्चुअली इनकरेक्ट है डिपार्टमेंट के पास, या जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन आपने अपनी आईटीआर में ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दी थी, ऑलरेडी उसको एक्सप्लेन कर दिया था, या फिर आपका इशू ही ऐसा नहीं है जिसके ऊपर रीओपनिंग हो सके असेसमेंट की। चारों में से कोई भी एक कंडीशन आप देखिए, कौन सी कंडीशन सेट बैठती है आपके नोटिस पर। देखिए, रिप्लाई का मतलब ये नहीं हुआ कि कुछ भी लिख दिया अनशंट, ऐसा नहीं होता। रिप्लाई को प्रॉपरली माइंड के साथ बनाया जाता है, प्रोफेशनली एक्ट के साथ बनाया जाता है। तो सबसे पहले आप उसको अच्छे से पढ़िए जो भी आपके पास है, उसके बाद आप माइंड मेकअप करिए कि आपको किस दिशा में रिप्लाई करना है, आपको बेस क्या लेकर के चलना है अपने नोटिस के रिप्लाई का। नाउ, अब आप लोगों ने अपना एक ऑब्जेक्टिव तय कर लिया यहाँ पे। अब हम सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप नोटिस का रिप्लाई कैसे होगा। फर्स्टली तो मैंने बता दिया, फर्स्ट स्टेप आप लोगों को कि केयरफुली सबसे पहले आपको रीड करना है और एनालाइज करना है नोटिस। अपनी बेसिक डिटेल्स चेक कीजिए। जो बेसिक डिटेल्स है उसमें जो आपकी सारी डिटेल्स अगर उसमें ठीक है, एंड इन ऑफ द नोटिस आप देखिए डेट क्या है नोटिस का और आपको रिप्लाई कब करना है। जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, मतलब 148A में आपको चेक करना है कि डिपार्टमेंट के पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आई, वो किस सोर्स से आई, और कौन सी ट्रांजैक्शंस जो है वो स्क्रूटनी में है, कौन कौन से एलिगेशंस लगाए हैं डिपार्टमेंट में, कौन सी जो इनकम है वो एस्केप्ड इनकम दिखा रहा है आपको, कौन सी अमाउंट इन्वॉल्व है, एक्सप्लेनेशन क्या रिक्वायर्ड है इसमें आपको। तो मतलब डिपार्टमेंट आपसे कौन सी एक्सप्लेनेशन मांग रहा है, डिपार्टमेंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, कितनी अमाउंट उसके अंदर डिपार्टमेंट बोल रहा है कि इनकम एस्केपमेंट आप लोगों ने की है। क्लियर। अब यहाँ से आप लोगों को पता चलेगा कि एग्जैक्ट इशू क्या है। आपके जो भी नोटिस आया है उसमें क्या कोई प्रॉपर्टी परचेज की थी आपने हाई वैल्यू की, प्रॉपर्टी सेल की थी, कैपिटल गेन से रिलेटेड इशू है, परचेज में हो सकता है सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इशू हो, कैश डिपॉजिट का इशू हो सकता है, जीएसटी मिसमैच, या फिर शेयर ट्रांजेक्शन्स जो है वो आपने रिपोर्ट नहीं की, उसके ऊपर का कैपिटल गेन नहीं दिखाया, बोगस परचेजेस हो सकता है आपने की हो,
और सस्पिशियस सप्लायर उसमें कोई मिल रहे हो, अनएक्सप्लेन्ड आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है, आपने इन्वेस्टमेंट तो नहीं दिखाई डिपार्टमेंट को और वो डिपार्टमेंट को इन्वेस्टमेंट मिल गई, उसके सोर्सेज ऑफ फंड से रिलेटेड अगर कोई इशू है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इशू निकालना है। अब जो भी आपके केस में इशू है, जैसे कि मनी से रिलेटेड अगर कोई इशू है कि पैसा कहाँ से आया, तो उसके लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट सबसे पहले अरेंज करने हैं। क्या? बैंक स्टेटमेंट, कैश बुक, लेजर अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये अपने हाथ में रखिए। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स देखिए, अपने सेल डीड, परचेज डीड, रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स या फिर वैल्यूएशन रिपोर्ट्स। लोन के डॉक्यूमेंट्स देखिए, जो भी अगर आपको, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारे केस में हुआ था कि एक हमारे क्लाइंट हैं जिन्होंने 6 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी परचेज की, 6 करोड़ समथिंग की उनकी प्रॉपर्टी थी और उनके ऊपर नोटिस आ गया कि आपने जो 6 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज की है, जो 6 CR की आपने प्रॉपर्टी परचेज की है, उसके लिए सोर्स क्या था, वो पैसा कहाँ से आया। तो हमने क्या किया, हमारे पास लोन लिया हुआ था, होम लोन ले रखा था इन्होंने, तो जो इन्होंने लोन लिया था, लोन के सैंक्शन लेटर, लोन अकाउंट स्टेटमेंट, रीपेमेंट शेड्यूल, ये तीनों चीजें हमने वहां पे डिपॉजिट करवा दी। तो इस तरीके से आपने देखना है कि जो भी सोर्सेज हैं, क्या वो सोर्सेज आपके प्रॉपर्टी हो सकता है सेल से आए हो, आपने पिछली प्रॉपर्टी सेल की हो और सेल करके जो पैसा आया उससे फर्दर प्रॉपर्टी आपने परचेज कर ली। आपके केस में अदर डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, बट वो डॉक्यूमेंट्स तो आपको ही एनालाइज करने पड़ेंगे कि वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं जिन बेसिस पे आप रिप्लाई दे सकते हो। टैक्स रिकॉर्ड्स अपने चेक कर सकते हैं आप, ITR कंप्यूटेशन 26A, AIS, GST रिटर्न्स। तो आपने ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपने एनालाइज करने हैं जिस बेस पे आपका नोटिस आया है उसके अकॉर्डिंग। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है इसका जवाब अच्छे तरीके से देना 148A का, क्योंकि 148A का जवाब अगर अच्छे से जाए तो आपकी असेसमेंट प्रोसीडिंग सीधा ड्रॉप हो सकती हैं, और अगर जवाब अच्छे से नहीं दिया तो आपके ऊपर असेसमेंट प्रोसीडिंग्स लग सकती हैं। तो प्रोफेशनली इसका रिप्लाई ड्राफ्ट करवाइए ताकि आप लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिले और आप लोगों की प्रोसीडिंग्स डायरेक्टली जो है वो ड्रॉप हो जाए। अगर आप लोग हमसे भी रिप्लाई करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे भी दिया है, नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से और बढ़िया रिप्लाई आपको जेन्युइन कॉस्ट में हम लोग बना करके देंगे। नाउ वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन, आप अपनी करेक्टनेस जरूर देख लीजिएगा इन्फॉर्मेशन को, जो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं वो एसएससी से रिलेटेड हो। ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट ने बोल दिया, डिपार्टमेंट ने बोल दिया कि हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली और हमें ये आप लोगों से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। पहले ये तो देखो कि इन्फॉर्मेशन आपसे रिलेटेड भी है या नहीं है, क्लियर। जो अमाउंट है अमाउंट करेक्ट भी है या नहीं है, हो सकता है पार्टली अमाउंट इनकरेक्ट हो, जैसे 6 करोड़ की प्रॉपर्टी बोली लेकिन एक्चुअल में जो प्रॉपर्टी सेल थी वो 4.5 CR की थी, तो हो सकता है पार्टली अमाउंट जो है वो मिसमैच्ड हो इसमें, या ट्रांजेक्शन्स जो है वो ऑलरेडी डिस्क्लोज कर चुके हो सकता है ITR में ऑलरेडी आपने दिखा दिया हो लेकिन डिपार्टमेंट ने ध्यान ना दिया हो। इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेटेड भी हो सकती है, AIS TIF के डाटा में भी एरर्स हो सकती है, तो ये सब आप लोगों ने चेक कर लेना है। नाउ सबसे बड़ी बात, आप लोगों ने इंफॉर्मेशन गैदर कर ली, आप लोगों ने डॉक्यूमेंट सारे गैदर कर लिए, लेकिन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स बनानी मत भूलिएगा। जहां भी एप्लीकेबल हो अपनी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाइए। AIS को ITR के साथ जरूर कंपेयर कीजिएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ कंपेयर कीजिएगा, GST टर्नओवर और ITR टर्नओवर को जरूर चेक कर लेना, बैंक डिपॉजिट कैश बुक को चेक कर लेना कि दोनों सेम ट्रांजेक्शन्स के ऊपर सेम बात बोले। प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन्स के साथ सोर्सेज ऑफ फंड्स को मैच कर लेना, 26AS और जो भी आपने इनकम डिस्क्लोज की है। तो यानी ये जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना, ये जो आपके पास चीज़ें हैं वो सभी सेम बातें बोले। अगर इनका रिकंसिलेशन आपका प्रॉपर नहीं है तो कल को आप अपना रिप्लाई घुमा नहीं पाओगे। आपने एक बार जो रिप्लाई में दे दिया, कल को आप उसको मना नहीं कर सकते कि हमने ये रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि सारा रिप्लाई आपका कहाँ जाएगा, ऑनलाइन जाएगा। कई बार क्लाइंट्स खुद ही कुछ भी रिप्लाई डाल देते हैं और बाद में उसको मुकर जाते हैं कि नहीं मैम हमने तो वैसे ही डाल दिया था, इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट था वो तो हमने देखा ही नहीं। वो नेगेटिव इम्पैक्ट कब दूर होगा, जब आप लोग रिकंसिलेशंस करेंगे, क्लियर। अब ड्राफ्ट करेंगे हम अपना फैक्चुअल एक्सप्लेनेशन कि क्या हुआ, कब हुआ, किस लिए हुआ, हाउ इट वाज फाइनेंस्ड, और एविडेंस उसके सपोर्ट में आप लगाओगे। जैसे कि अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया, आप प्रूव करोगे इन्वेस्टमेंट जेन्युइन है। कैसे प्रूव करोगे, आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की थी, आपने कोई लोन लिया था, सेल की थी एग्रीकल्चरल लैंड, कोई पर्सनल सेविंग्स थी, तो जो भी आपके केस में उसके सोर्सेज थे वो आपको सोर्सेज सारे डिफाइन यहाँ पे करने होंगे।
अब बात आती है कि मैम हमने जितनी भी स्टेटमेंट्स दी, क्या सभी को सपोर्ट करना जरूरी है? हाँ जी, आप सभी को सपोर्ट करेंगे और एविडेंस के साथ सपोर्ट करेंगे। अगर आप बिना एविडेंस के जस्ट रिलाय कर रहे हो लिमिटेड वैल्यू पे, तो एक्सप्लेनेशन जो है आप लोगों की वीक मानी जाएगी। हर एक एक्सप्लेनेशन के साथ डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। जैसे प्रॉपर्टी परचेज की हाउसिंग लोन से, तो आप ऑब्वियसली जैसे मैंने अभी पीछे बताया कि प्रॉपर्टी हाउसिंग लोन से दी थी, तो हमने ये सारे डॉक्यूमेंट्स आगे दिए, डिपार्टमेंट मान गया और 148A की प्रोसीडिंग्स जो थी वो ड्रॉप कर दी। क्लेम अगर कैश डिपॉजिट है, रिप्रेजेंट कर रही है एग्रीकल्चरल इनकम, मतलब आपने कैश डिपॉजिट बहुत ज्यादा कर दिया, आपने कहा एग्रीकल्चरल इनकम है, तो खाली लिखने से काम नहीं चलेगा, आप उसकी जमाबंदी दो, गिरदावरी दो, क्रॉप सेल रिसिट्स दो, आप उसकी बैंक एंट्रीज दिखाओ, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आप वहां पे शो करो, तभी आप लोग 148A का रिप्लाई अच्छे से बना पाएंगे। जितने भी इश्यूज हैं सबको सेपरेटली बताओ, कैश डिपॉजिट, प्रॉपर्टी परचेज, मिसमैच, जितने भी इश्यूज हैं सबको प्रॉपरली एक्सप्लेन करो वहां पे। और इसी तरीके से आपको रेलिवेंट लीगल प्रोविजंस जो है वो भी फॉलो करने हैं, कि जो भी आपके केस के अंदर लीगल प्रोविजन लगते हैं, सेक्शन लगते हैं, वो भी ज़रूर उसके अंदर फॉलो करो, ठीक है। और एक्सप्लेन करो कि कोई भी इनकम जो है वो एस्केप नहीं हुई है, किस लिए, क्या उसका रीज़न है। यानी आप कह रहे हो कि आपकी इनकम एस्केपमेंट नहीं हुई है, उसका रीज़न क्या है? ट्रांजेक्शन्स आपने पूरी बता दी, सोर्सेज आपने पूरे बता दिए, इन्फॉर्मेशन आपकी फैक्चुअल इनकरेक्ट थी, या फिर ट्रांजेक्शन टैक्सेबल नहीं थी, जो भी आपका रीजन है आपके केस में वो आपको बताना है। नोट्स भी अगर गाइस आप लोगों को चाहिए तो नीचे मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया है, वहां पे मैं नोट्स अपलोड कर दूंगी कि 148A का रिप्लाई आपको किस तरीके से देना है। हमसे रिप्लाई बनवाना चाहें तो आप लोग हमसे भी रिप्लाई बनवा सकते हैं। 315, मैं फिर से नंबर लिख देती हूँ, 67231512, ये एक्जैक्टली नंबर है, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। नाउ लास्ट में एक रिक्वेस्ट जरूर डाल दीजिएगा ड्रॉपिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स की, और ड्राफ्ट जो है वो बनाते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, इग्नोर नहीं करना नोटिस को, नोटिस में जो दिया हुआ है पहले वो समझो, ठीक है। जनरल रिप्लाईज यानी जेनरिक स्टेटमेंट मत डालना, कुछ लोग जनरल रिप्लाईज और इमोशनल बेस पे तो बिल्कुल मत डालना। मैंने बहुत लोगों के रिप्लाई देखे हैं, इमोशनली एक ब्लैकमेलिंग सा रिप्लाई बना देते हैं, जी ये हो गया था, वो हो गया था, मेरे घर में यूँ हो गया था, मेडिकल इमरजेंसी हो गई थी, फलानी इमरजेंसी हो गई थी। आपके वो जेनरिक रिप्लाईज यहाँ पे नहीं चलेंगे। अनसपोर्टिव आपने कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं डालने बेमतलब के। सबसे पहले अपने फैक्ट्स वेरीफाई कीजिएगा कि जो भी आपको नोटिस में दिया हुआ है क्या वो करेक्ट है या नहीं है, तभी आपने उसी बेसिस पे रिप्लाई डालना है। कोई भी मटेरियल फैक्ट्स कंसील करने की कोशिश मत कीजिएगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिएगा, यानी आपकी ITR, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, GST रिटर्न और बुक्स जो बैंक रिकॉर्ड्स हैं ये सब सेम बात बोले। अगर आप ही के डॉक्यूमेंट्स अलग अलग बात बोलेंगे तो भैया फिर तो रिप्लाई हो लिया। अगर आपकी ITR कुछ और बोल रही है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कुछ और बोल रहे हैं, GST रिटर्न कुछ और बोल रहे हैं, बैंक रिकॉर्ड्स कुछ और बोल रहे हैं, और आपका रिप्लाई तो अदर ही कुछ बोल रहा है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों को नोटिस के रिप्लाई करने मुश्किल हो जाएंगे। दूसरी बात, विद इन टाइम आपको यहाँ पे रिप्लाई करना जरूरी है। अगर फिर भी किसी रीजन की वजह से आपको एक्सटेंशन चाहिए तो आप एक्सटेंशन के लिए यहाँ पे डिमांड कर सकते हैं, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं ऑफिसर को कि आप हमें एक्सटेंशन प्रोवाइड कर दीजिए। एनेक्सर्स आप यहाँ पे लगा सकते हैं अपने सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है उसको नंबरिंग जरूर दीजिएगा, प्रॉपरली लेबल कीजिएगा, रेफर कीजिएगा रिप्लाई से रिलेटेड उसको, और अपना AIS TIS 26AS जरूर चेक कर लीजिएगा। प्रोफेशनली आप डाटा जो है अपना यहाँ पे ड्राफ्ट करेंगे। मैंने पहले ही बताया इमोशनल लैंग्वेज को यूज मत करना, एक्ट वाली लैंग्वेज को यूज करो, एक्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपना रिप्लाई देना है। क्लियर? तो बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि आप किस तरीके से रिप्लाई कर सकते हैं सेक्शन 148A का। लेकिन फिर भी अगर आप लोग हमसे रिप्लाई करवाना चाहते हैं, और मैं तो रिकमेंड करूंगी कि आप किसी भी प्रोफेशनल से रिप्लाई करवाइए, लेकिन प्रोफेशनल से करवाइए, क्योंकि अगर 148A है जो वो इतना बड़े लेवल पे ये नोटिस है, रीजन बीइंग कि ये जो नोटिस है ये आपको आर या पार लगा सकता है। हो सकता है रिप्लाई अच्छा दिया, आपकी जो प्रोसीडिंग्स है वो ड्रॉप हो जाए। अगर रिप्लाई आपका नहीं समझ में आया, असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फाइड नहीं है, तो यानी 147 जो है उसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएंगी, 148 का आपके पास नोटिस आ जाएगा। तो गाइस अगर वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, और रिप्लाई के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि रिप्लाई कैसे बनाते हैं वो सिर्फ मेरे चैनल पे आता है। अदर कोई चैनल वाला आपको ये नहीं बताएगा कि आपको नोटिस के रिप्लाई कैसे बनाने हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।